तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 2 यानी कि वैद्युत रसायन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जो कि क्या है आपका कोलराउस का नियम। इस नियम से आपको हमको क्या सबको ही डर लगता है। क्यों? क्योंकि इसका जो अनुप्रयोग आता है, जो सेकेंड अनुप्रयोग है, उस अनुप्रयोग से एक डेरिवेशन लगा के आपको एक फॉर्मूला निकालना पड़ता है और उस फॉर्मूला में डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में वैसा ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे, उसकी कुछ वैल्यूज दे देंगे और कहेंगे कि इसका आप मान निकालें, तो वो आपको कठिन लगता है। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आपको कोलराउस का नियम या उसके अनुप्रयोग में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, इसकी गारंटी मेरी है। बस आप पूरा लेक्चर शुरू से लेके अंत तक देख लीजिएगा। इसके पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के आधे से ज्यादा टॉपिक करा दिए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जाके वो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। प्लेलिस्ट का नाम क्या है? तो उसका नाम है क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय साक्षी मिश्रा। ये प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। आप अपने कमेंट या डाउट यहाँ पे या हमारे टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट की, वहां पे भी पूछ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर दीजिएगा शेयर और नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि क्या है कोलराउस का नियम। कोलराउस का जो नियम है, इसको पहले हम बेसिकली डायग्राम से समझेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बता रखा है कि चीजें डायग्राम से ज्यादा ही क्लियर होती हैं। तो पहले इसको डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक पात्र ले लिया। अब आप कहेंगे कि जब से आपने केमिस्ट्री स्टार्ट किया तब से बस पात्र यानी बर्तन ही लिए जा रहे हैं, बर्तन ही लिए जा रहे हैं, तो क्या करें, बर्तन में ही तो जल भरा जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब हमने पात्र ले लिया है, इस बर्तन में या पात्र में हम एक विलयन लेंगे और वो विलयन किसका होगा? वैद्युत अपघट्य का। जैसा कि हमने इसके पहले लेते आए हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, वैद्युत अपघट्य NaCl का विलयन ले लेते हैं। तो ये किसका विलयन हो जाएगा? इसमें हमने क्या मिला रखा है, NaCl का वैद्युत अपघट्य का विलयन ले रखा है। ये आपका क्या है, हमने पहले ही बता दिया है, वैद्युत अपघट्य होता है। ठीक है, गॉट इट। तो वैद्युत अपघट्य क्या होता है, एक बार फिर से बता देते हैं। ऐसा मिश्रण जिसके जलीय विलयन में हम क्या कर सकते हैं, धारा प्रवाहित कर सकते हैं, और धारा प्रवाहित करने पर वो धनायन और ऋणायन में टूट जाए, ऐसे ही मिश्रण को हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य पदार्थ या वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे NaCl, HCl, ये सब आपके वैद्युत अपघट्य होते हैं जिसमें धारा प्रवाहित की जा सकती है। ठीक है, तो ये वैद्युत अपघट्य का हमने विलयन ले लिया। इसमें दो आयन, ये हमने पहले कहा कि वैद्युत अपघट्य टूट जाएंगे धारा प्रवाहित करने पे। तो जैसे हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो ये Na+ में और Cl- में टूट जाता है। ठीक है, Na+ और Cl- में टूट जाएगा और ये पूरा आपका क्या है, पहले से ही हमने विलयन या पानी ले रखा है। ठीक है, उसमें हमने क्या डाला, वैद्युत अपघट्य डाला, जो कि NaCl है। जैसे ही हम इस NaCl को धारा देंगे या कह सकते हैं करंट देंगे, ये Na+ और Cl- में टूट जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसकी परिभाषा या कोलराउस की परिभाषा क्या होगी, कि कोलराउस के अनुसार या इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर, इस पर क्या लगेगा, एक केस लगेगा, जो कि क्या है, अनंत तनुता की स्थिति, एक अनंत तनुता की स्थिति होती है। अब अनंत तनुता क्या होता है, ये पहले आपको समझाते हैं। अनंत तनुता का मतलब ये है कि जब कोई आप शरबत या कुछ भी बना रहे हो, जब दो विलयन या पदार्थों का मिश्रण आप बनाते हैं, तो उसमें पानी की मात्रा यानी कि विलय तो आपका चीनी या नमक हो गया, और आपका जो विलायक होता है जिसमें चीजों को घोला जाता है, जैसे कि पानी हो गया या फिर पानी की बेसिकली आप इसमें ले लीजिए। जैसे कि हमने पानी ले लिया जो कि विलायक होता है, जिसमें हम चीनी को या विलय को घोलते हैं। तो अगर विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा कर दी जाए जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम हो, यानी कि अगर आप ऐसा शरबत बनाएं या ऐसा कर सकते हैं एक प्रकार से चाय बनाएं जिसमें चीनी बहुत ही कम हो, या विलय पदार्थ जो है चीनी या नमक उसकी मात्रा बहुत ही कम है, तो हम कहेंगे कि वो जो शरबत या वो जो चाय आपके सामने आई है वो क्या है, अनंत तनुता की चाय या शरबत आपके सामने आई है। क्यों? क्योंकि उसमें पानी की या विलयन तो आपका विलय और विलायक मिलके होते हैं, यानी विलायक की मात्रा ज्यादा हो, यानी कि जिसमें हम चीजों को घोलते हैं, अगर उसकी मात्रा ज्यादा है एज कंपेयर टू विलय जिसको हम घोल रहे हैं, जैसे कि चीनी या नमक
अगर बहुत कम हो, मान लो कि आपने 1.5-2 गिलास पानी लिया, उसमें मात्र 1-2 चुटकी आप चीनी या नमक डालें, तो ऐसा जो शरबत तैयार होगा उसी को हम अनंत तनुता का शरबत या कह सकते हैं अनंत तनुता कहते हैं, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो और विलेय यानी चीनी या नमक की मात्रा कम हो। समझ में आया कि अनंत तनुता क्या होता है। तो इस हिसाब से इसकी जो डिफिनीशन बनेगी वो क्या बनेगी, इस नियम के अनुसार लिखेंगे क्या कोलराउस के नियम में कि इस नियम के अनुसार क्या होगा कि अनंत तनुता की स्थिति में हम लिखेंगे क्या, अनंत तनुता एक मिनट, अनंत तनुता आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि पानी की मात्रा ज्यादा हो, चीनी या नमक की मात्रा कम हो, ऐसा जो सोल्यूशन बनेगा उसी को हम कहेंगे कि अनंत तनुता का सोल्यूशन है। ठीक है, तो अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य आप NaCl ही जरूरी नहीं है कि ले, आप HCl भी ले सकते हो। ठीक है, ऐसा और भी वैद्युत अपघट्य जो आप ले सकते हैं। तो इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उस एक मिनट मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित धनायनों, उस विलयन में उपस्थित ये आपका जो धनायन है और ऋणायन है, क्या लिखेंगे, उस विलयन में उपस्थित धनायनों व ऋणायनों या तथा ऋणायनों के मोलर चालकता के योग के बराबर या समानुपाती होता है, योग के बराबर होता है। नाउ दिस इज डिफिनीशन, कोलराउस के नियम का ये आपका डिफिनीशन हो गया। क्या है डिफिनीशन, डायग्राम से पहले समझते हैं कि क्या है। कि अनंत तनुता की हमने स्थिति ले ली है। अनंत तनुता के स्थिति में जब किसी वैद्युत अपघट्य यानी NaCl को हम क्या करते हैं, विलयन में या पानी में घोलते हैं, तो NaCl या वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता जो होती है लैम्डा m, मोलर चालकता को किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा m से, उस विलयन में उपस्थित जो धनायन और ऋणायन, यानी कि जब ये अपघट्य टूटेगा तो धनायन और ऋणायन में टूटेगा, तो उस विलयन में उपस्थित धनायन और ऋणायन के चालकता के योग के जो चालकता होगी, इन दोनों के जो चालकता होगी उसके योग के बराबर होता है, और यही आपका कोलराउस का नियम होता है। तो डिफिनीशन और डायग्राम हमने क्लियर कर दिया। अब इस परिभाषा से हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होगा कि लैम्डा m यानी कि मोलर चालकता। अब चूंकि हम किस पे चालकता ले रहे हैं, अनंत तनुता की स्थिति पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन्फिनाइट लगा देंगे। अनंत तनुता, अनंत को हम किससे दर्शाते हैं, इसको हम पढ़ते हैं अनंत या इन्फिनाइट। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, अनंत या इन्फिनाइट पढ़ते हैं। और हम पहले से ही आपको बता दिए हैं कि मोलर चालकता को लैम्डा m से डिनोट किया जाता है। इसके पहले की वीडियोस में हमने बता दी है। ठीक है, तो अब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये क्या है, लैम्डा m और उसके ऊपर जो आपका इन्फिनाइट लगता है उसको क्या कहते हैं, तो बता दिया। इस पूरे चिन्ह को पढ़ते हैं क्या, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अब मेजर ये करता है कि आप किस अपघट्य का मोलर चालकता या अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकाल रहे हैं। जैसे कि हम NaCl का निकालना चाहते हैं, क्योंकि हमने विलयन में NaCl दिया है। आप HCl का भी निकाल सकते हैं, लेकिन HCl जो है वो प्लस में और माइनस में टूट जाएगा। वैसे ही आपका NaCl का हम निकालेंगे, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो NaCl के लिए बनेगा। ये सिंबल पूरा डिनोट क्या करता है, लिख भी देते हैं। ये पूरा जो सिंबल है ये अनंत तनुता पर
तनुता पर मोलर चालकता को प्रदर्शित करता है। ये इधर साइड में हमने लिख भी दिया, आप चाहे अभी भी नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि इसको हम इरेज करेंगे आगे, ठीक है। ये क्या है आपको बता दिया। अब हम निकालेंगे किसका, चूंकि हमने विलेन में जो वैद्युत अपघट्ट लिया है वो आपका क्या है, NaCl है। तो यहाँ पे हम लेंगे NaCl के लिए, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, इस विलयन में उपस्थित जो धनायन और ऋणायन है उनके मोलर चालकता, यानी कि मोलर चालकता किसका आपका हो जाएगा एक बार, Na प्लस आयन का और अनंत तनुता पर, और बीच में हम क्या करेंगे, इनका योग होगा, ठीक है। चूंकि हमने क्या कहा है कि उस विलयन में उपस्थित धनायन और ऋणायन क्या है आपका Cl माइनस, उस विलयन में उपस्थित धनायन और ऋणायन के योग के बराबर होता है। यहां से आपका फॉर्मूला भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर ही नोट करिएगा, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आते हैं। आपको न्यूमेरिकल्स जो दिए जाएंगे ऐसे ही अरेंजमेंट्स में आपको अपघट्ट को तोड़ना पड़ेगा। जैसे कि आपका क्या है, यहाँ पे हमने लिखा है कि मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसका, वैद्युत अपघट्ट का। परिभाषा यही से आया है कि क्या, कि किसी वैद्युत अपघट्ट के मोलर चालकता को जब हम उस विलयन में घोलते हैं तो उस विलयन में उपस्थित धनायन और ऋणायन के मोलर चालकता, ये आपका जो लैम्डा और इन्फिनाइट है, मोलर चालकता को डिनोट कर रही है, मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। तो डिफिनीशन से हमने फॉर्मूला भी निकाल लिया है। उम्मीद है आपको यहाँ तक बिल्कुल ही क्लियर होगा। तो आप इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कि कोलराउस का नियम का उपयोग क्या होता है, अनुप्रयोग क्या होता है। उसका फर्स्ट अनुप्रयोग आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपका जानना जरूरी है। लेकिन सेकेंड अनुप्रयोग जो है उससे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आ चुके हैं। आप चाहे तो अनसॉल्व या सीरीज उठा के देख सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट कर लें। तो कोलराउस के नियम का पहला अनुप्रयोग जो है, इसका जो फॉर्मूला आने वाला है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल्स के लिए, क्योंकि पूछा जाता है कि क्या वियोजन की कोटि आप कैसे ज्ञात करेंगे। अगर आपको कह दिया जाए, कोई भी फॉर्मूला दे दिया जाए या एक वैल्यू दे दी जाए और कहा जाए कि इसकी वियोजन की कोटि ज्ञात करें, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, वो कोलराउस के इस नियम के अनुप्रयोग से आप ज्ञात करेंगे। पहले हम इसका आपको फॉर्मूला बताएंगे, फिर इसका आपको डिफिनीशन बताएंगे, क्योंकि फॉर्मूले से ही डिफिनीशन या कह सकते हैं डिफिनीशन से आप फॉर्मूला बना सकते हैं। तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि वियोजन की कोटि का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। वियोजन की कोटि, इसका फॉर्मूला होता है कि किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता बटे आपका क्या हो जाएगा, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहां से डिफिनीशन भी बनाई जा सकती है। डिफिनीशन क्या हो जाएगी कि किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता के अनुपात को ही वियोजन की कोटि कहा जाता है। ये इसका डिफिनीशन हो जाएगा आपके परिभाषा से ही। कि क्या डिफिनीशन होगा, लिख भी देते हैं। डिफिनीशन हो जाएगा कि किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्ट की, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता
अनुपात है, मोलर चालकता के अनुपात को ही, मोलर चालकता के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, वियोजन की कोटि कहा जाता है। ठीक है, वियोजन की कोटि, अनुपात को ही वियोजन की कोटि कहते हैं। नाउ क्लियर दिस, ये आपको क्लियर हुआ कि वियोजन की कोटि क्या होती है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। वियोजन की कोटि का जो फॉर्मूला है वो क्या है कि किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट की जो मोलर चालकता है और जो अनंत अनुता पर वैद्युत अपघट की मोलर चालकता है, उन दोनों के अनुपात को या उन दोनों के भाग देने पर ही आपका वियोजन की कोटि आता है या वियोजन की कोटि को ज्ञात किया जा सकता है। इसका फॉर्मूला अगर हम सिंबल पे अरेंज करें तो क्या होगा, सिंबल पे क्या हो जाएगा कि वियोजन की कोटि को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, अल्फा, अल्फा। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू, चूंकि हम सांद्रता ले रहे हैं इस बार, तो क्या हो जाएगा, लेमडा सी होगा। सी क्यों होगा, सी आपका सांद्रता को डिनोट करता है, तो लेमडा सी एम। चूंकि हम क्या ले रहे हैं, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट की मोलर चालकता ले रहे हैं, और हमने आपको पहले ही बता दिया है कि मोलर चालकता को लेमडा एम से डिनोट करते हैं। चूंकि हम सांद्रता पर ले रहे हैं तो सी लिखेंगे, लेमडा सी एम। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, लेमडा अनंत अनुता पर है तो यहाँ पे इन्फिनाइट हो जाएगा और यहाँ पे एम वैसे ही रहेगा। ये आपका सिंबल बेस पे ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे लिखा। मोलर चालकता को हम लेमडा एम से लिखते हैं, चूंकि सांद्रता के लिए ले रहे हैं ऊपर, तो सी लिखेंगे, यानी कि लेमडा सी एम हो जाएगा। ठीक है, या लेमडा एम सी हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा आपका, हम चूंकि अनंत अनुता पर नीचे ले रहे हैं तो यहाँ पे इन्फिनाइट लगा देंगे। मोलर चालकता को हमने लेमडा एम से डिनोट किया है, तो अनंत अनुता पर मोलर चालकता और सांद्रता पर वैद्युत अपघट की मोलर चालकता के अनुपात को ही वियोजन की कोटि अल्फा कहते हैं। तो ये डिफिनीशन सहित आपको फॉर्मूले में हमने बता दिए, और पहला अनुप्रयोग जो आपका था क्या, वियोजन की कोटि ज्ञात करना, वो क्लियर हो गया होगा। यहां तक स्क्रीनशॉट कर लें। फिर इसका सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको बताते हैं। तो कोलराउस के नियम का सेकेंड अनुप्रयोग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लिख भी देते हैं। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सेकेंड नियम का अनुप्रयोग क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता ज्ञात करना है। इसका न्यूमेरिकल आता है कैसे, ये जैसे कि एक एग्जाम्पल बेस पे हमने एक न्यूमेरिकल टाइप लेके आए हैं, वैसे न्यूमेरिकल नहीं है, इसी का डेरिवेशन है। ठीक है, ऐसे आपको करना होगा जब एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा। यहाँ पे 3 क्या दिए हैं, अपघट्य दे दिए गए हैं, जैसे HCl, CH3, COONA और NaCl की सहायता से आपको क्या करना है, CH3, COOH, ये एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, इसकी मोलर चालकता को ज्ञात करना है। ऐसे में आपको क्या करना होता है, जब आपके सामने ऐसा न्यूमेरिकल आता है तो आप HCl को, वैद्युत अपघट्य है तो उसको तोड़ना पड़ेगा, तो हम तोड़ते हैं कैसे, मोलर चालकता के रूप में, यानी कि लेमडा एम के रूप में आप तोड़ेंगे HCl को, फिर इसको और फिर इसको, तीनों को तोड़ के एक समीकरण बनाएंगे, 3 समीकरण बनाएंगे। ठीक है, जिसमें से हम पहला और दूसरा समीकरण को हमेशा जोड़ेंगे। याद रखिए, पहले और दूसरे समीकरण को हमेशा जोड़ा जाएगा, तीसरे समीकरण को हमेशा घटाया जाएगा। उसमें जब ये तीनों आप कर लेते हैं तो जो पॉइंट्स कट जाते हैं, जैसे मान लो इसमें अभी कुछ चीजें कटने वाली हैं, वो अभी हम हल करके बताएंगे, तो जब कट जाएंगी जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी इसकी जगह वैल्यू भी डायरेक्ट दे दी जाती है, जैसे 3 मान दी है और चौथे को आपको लाना है, इसी को तोड़ के बनाना है। मान लो इसको तोड़कर हमको क्या बनाना होगा, इसको हमें मेन क्या लाना है, इस पूरे क्वेश्चन में आपको जो आंसर लाना है वो ये लाना है कि लेमडा मोलर चालकता किसका, CH3COOH। जब इसको तोड़ेंगे तो आपको लाना क्या होगा कि लेमडा, ये टूटेगा CH3COO माइनस में और बीच में आपका प्लस रहेगा, और इधर टूटेगा लेमडा इन्फिनाइट H प्लस में। ऐसे आपका टूटकर ये समीकरण आएगा और यही आपका आंसर आपको लाना है, यही आपको प्रूव करना है, यानी इसी की मोलर चालकता आपको ज्ञात करनी है। ये ऐसे डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन
क्या है कि डायरेक्ट आप तोड़ना नहीं जान पाएंगे, इसलिए पहले आपको इसका 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 तीनों का ही इस प्रकार से तोड़ना पड़ेगा। फिर तीनों समीकरण को ऐड मतलब दो समीकरण को ऐड करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड को, थर्ड को उसी समीकरण में घटा देंगे। फिर जो वैल्यू आएगी वही आपका ये वैल्यू या यही मान आने वाला है। करके आपको दिखा देते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, HCl को मोलर चालकता के रूप में तोड़ेंगे। जब हम HCl को मोलर चालकता के रूप में तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, मान लो पहले हम HCl को ले रहे हैं तो इसको तोड़ेंगे तो लैम्डा इन्फिनाइट या मोलर चालकता किसका, HCl का, इसको तोड़ेंगे तो लैम्डा इन्फिनाइट। HCl पहले टूटेगा क्या, H प्लस आयन में, और दूसरा क्या टूट जाएगा, लैम्डा इन्फिनाइट Cl माइनस आयन में। कैसे तोड़ा हमने, आपको ये चीज बताई दिया कि लैम्डा m के ऊपर अगर इन्फिनाइट लगा है तो ये अनंत अनंतता पर मोलर चालकता है। चूंकि हम पहले HCl के अनंत अनंतता पर मोलर चालकता निकाल रहे हैं तो एक बार ये प्लस आयन में यानी H आयन में। आप इस सिंबल को ध्यान मत दीजिए, इस सिंबल को देखकर आपको ये इक्वेशन कठिन लगता है या ये न्यूमेरिकल कठिन लगता है, ये वैसे सिंबल है, बस आपको ये ध्यान देना है कि HCl टूटेगा किसमें, H प्लस में, Cl माइनस में। ये आपका बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से सेकंड तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा m मोलर चालकता अनंत अनंतता पर मोलर चालकता किसका, CH3COO Na का। इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा अनंत अनंतता पर ये टूटेगा तो एक बार क्या आएगा आपका CH3COO माइनस आ जाएगा, फिर प्लस लैम्डा, ये आपका अनंत अनंतता है इसीलिए इन्फिनाइट, और इधर आएगा आपका Na है, Na आपका प्लस में टूटता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एक माइनस में टूट रहा है, दूसरा प्लस में, यानी कि इधर जो है ये माइनस का है, ये आपका प्लस का है, इधर H प्लस का, Cl माइनस का। इस तरह से आपको तोड़ना होता है, वो आपको पहचानना पड़ेगा कि यहाँ तक माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस होता है। इस तरह से तोड़ते हैं। तीसरा जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मोलर चालकता अनंत अनंतता पर मोलर चालकता का सिंबल किसका तोड़ रहे हैं इस बार, NaCl का। NaCl ले लिया, Na प्लस में होता है, Cl माइनस में होता है, ये आपको पता होगा तभी आप तोड़ पाएंगे। Na प्लस में, Cl माइनस में होता है। तो इसको तोड़ेंगे क्या लिखेंगे, मोलर चालकता किसका, Na प्लस और बीच में प्लस का सिंबल, फिर से आपका क्या हो जाएगा, मोलर चालकता Cl माइनस, ठीक है। ये आपका 3 समीकरण बन गया। अब ये तीनों समीकरण में हम क्या करेंगे कि जो पहला समीकरण बना है HCl का जो हमने तोड़ा है और जो CH3COO Na को तोड़ा है, इन दोनों समीकरण को जोड़ेंगे और तीसरे समीकरण को हमेशा घटाया जाता है। कुछ भी इसमें से बदल दिया जाए उससे आपको मतलब नहीं है, हमेशा आपको ऐसे तोड़ के दो समीकरण को ऐड करना होगा, तीसरे समीकरण को घटाना होगा। तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण को जोड़ेंगे और थर्ड को घटा देंगे। तो कैसे जोड़ते हैं, पहले यहां तक आप स्क्रीनशॉट कर लें ताकि आप समीकरण को देख लें। समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड आप अच्छे से देख लें, स्क्रीनशॉट कर लें। हम डायरेक्ट समीकरण फर्स्ट सेकंड को जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे, ठीक है। यहां तक पहले स्क्रीनशॉट कर लें। तो समीकरण 1 2 3 को हमने क्या किया, देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ा है। इतना आपका क्या है, समीकरण 1 है जो कि हमने क्या तोड़ा था, HCl को तोड़ा था। तो क्या मोलर चालकता H प्लस का और Cl माइनस का, ये समीकरण 1 है। इसको हमको समीकरण 2 के साथ जोड़ना था। तो ये आपका समीकरण 2 है जो कि क्या है, देखिए CH3COO Na है। तो इसको हमने तोड़ा था CH3COO माइनस में प्लस मोलर चालकता Na प्लस का। समीकरण 1 इतना हो गया और इतना आपका समीकरण 2 हो गया। दोनों को जोड़ना है तो जोड़ दिया, और इसी में तीसरे को घटाना है तो तीसरे को घटाएंगे जो कि क्या है, Na प्लस का आया था और Cl का माइनस आया था। इसके बीच में भी आपको माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि इसको पूरा घटा रहे हैं तो इसका जो दोनों मान आएगा वो भी माइनस में ही रहेगा। और निकालना हमको किसके लिए है, हमको निकालना है मोलर चालकता CH3COOH का। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है। अब इसमें जो कट रहा है वो काट देंगे। जैसे यहाँ पे ये प्लस का NaCl है, यहाँ पे माइनस का NaCl है तो कैंसिल। यहाँ पे प्लस का Cl माइनस है, यहाँ पे माइनस का Cl माइनस है, ठीक है। बचेगा क्या, हमने जो पहले समीकरण बना दिया था एकदम शुरुआत में ही, वही समीकरण लास्ट में आ जाएगा। क्या कि मोलर चालकता
CH3COOH इज इक्वल टू, यहां पे बचेगा क्या आपका लास्ट में CH3COO माइनस और प्लस का मोलर चालकता H प्लस का। यही हमने आपको एकदम स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि यही आपको प्रूव करना है, और ये आपको ऐसे न्यूमेरिकल भी दिया जा सकता है। तो हमने कुछ नहीं किया, बस इसको तीनों को तोड़ा है और उसको फिर फर्स्ट और सेकंड समीकरण को, यानी ये फर्स्ट समीकरण ये सेकंड समीकरण जोड़ दिया, थर्ड समीकरण को उसी में घटा दिया। तो देखा हमने कि Na से और Cl से कट रहा था, तो हमने कैंसिल आउट करके जो आपका मान निकालना था CH3COOH के लिए उसकी मोलर चालकता वो हमने ज्ञात कर ली। यही हमको प्रूव करना था। इस तरह से आपको न्यूमेरिकल भी दिया जाएगा, इसी बेस पे आप न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। आप इस तरह से इसको फार्मूला भी मान सकते हैं, वो हमने ऐसे ही एग्जांपल कह दिया था, एक्चुअली में ये प्रूव करके आपको दिखाना था। ऐसे ही आपको क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल में आया, मान लो यहाँ पे 3 वैल्यूज दे दी कि HCl की वैल्यू, फिर CH3CONA की वैल्यू, NaCl की वैल्यू करके अगर आपको चौथा निकालना हो तो आप ऐसे ही निकालेंगे। 3 समीकरण में तोड़ेंगे, पहले दूसरे समीकरण को जोड़ेंगे और तीसरे को घटा देंगे, जो समीकरण बनेगा उसमें फिर लास्ट में वैल्यू रख देंगे। अब मान लो ये समीकरण बन गया, इसका मान हमें पता होना चाहिए, इसका मान तो निकालना ही है, इसका और इसका मान 2 की वैल्यू तो दी ही होगी, वो वैल्यू रख के आप जोड़ देंगे, लास्ट में तीसरे की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से न्यूमेरिकल भी आपको लगाना होता है। इसीलिए कहा था कि कोलराउस का नियम जो बहुत कठिन आप लोग को लगता है, लेकिन अब नहीं लगेगा, बहुत ही सरल तरीके से हमने आपको ये क्लियर कर दिया है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर वीडियोस या लेक्चर समझ में आते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि और भी जो कठिन और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके सामने ऐसे ही सरल करके समझाया जाए। मिलते हैं किसी मजेदार टॉपिक के साथ, लेकिन हाँ उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसको सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर दें शेयर। अपना कमेंट या डाउट यहाँ पे, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट की वहां पे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।